एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने लगाई हैट्रिक। 270 में से 181 सीटों पर जीत दर्ज की। पार्टी बोली, ये मोदी के लीडरशिप की जीत। पीएम ने जताया लोगों का आभार। योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने उठाए गंभीर सवाल। कहा, लोग दहशत में हैं, लोकतंत्र के सामने है बड़ी चुनौती। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की लामबंदी हुई तेज। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। कुलभूषण जाधव को लेकर हट धर्मी पर उतरा पाकिस्तान। काउंसलर एक्सेस देने की मांग 16वीं बार ठुकराई। हरभजन सिंह ने जेट एयरवेज स्टाफ पर लगाया नस्ली भेदभाव का आरोप। ट्वीट में कहा, पायलट ने महिला और एक विकलांग के साथ की बदसलूकी। और पत्थरबाजी, दहशतगर्दी के बीच जश्न बारामूला में दिखी कश्मीरियत की तस्वीर। दिया मिर्जा और मोहम्मद अजहरुद्दीन की मौजूदगी में हुआ रंगारंग कार्यक्रम। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। दुनिया के नक्शे में एक देश है नॉर्थ कोरिया। यह नाम जहन में आते ही एक अजीब सी तस्वीर पैदा होती है, जहां सब कुछ एक तानाशाह के इशारे पर होता है। मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों को जाने कितनी बंदिशों में जीना पड़ता है, तो किसी सैलानी के बारे में आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए स्टेट स्पॉन्सर्ड टूरिज्म नाम की एक चीज जरूर होती है, बहुत सी लिमिटेशंस के साथ। आप ये कर नहीं सकते, आप वहां नहीं जा सकते, आप वो नहीं कर सकते, ऐसी तमाम बातें। और कहां कहां आपको बोलना है, कहां खामोश रहना है, ये भी पाबंदियां होती हैं। सब कुछ पहले से तय होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी देशों में शुमार होता है, सीक्रेट पॉलिसी वाला देश। लेकिन ऐसे हालातों में अगर कोई वहां घूम के आए और वहां की कहानी आपको सुनाए, तो आपकी दिलचस्पी उसे सुनने में यकीनन होगी। ऐसे ही कुछ लोग हैं, उनसे आपकी मुलाकात होगी। चलिए, सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। विवेक पांडे हैं और श्यामाक्षी हैं और उनका एक बेटा है। ये फैमिली हिंदुस्तान से नॉर्थ कोरिया गई, वहां घूम के आई है और आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम समझेंगे वहां उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। दुनिया घूमने का शौक तो कई लोगों को होता है, पर ऐसी जगह जाना जहां जाने से दुनिया के दूसरे मुल्कों के लोग तौबा करते हैं, ऐसे देश जाना जो अमेरिका तक को नहीं छोड़ता, वाकई दिलचस्प है। ये है विवेक, उनकी पत्नी श्यामाक्षी और उनका 3 साल का बेटा। ये तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि ये फोटो ली गई है उत्तर कोरिया में। चौंकिए मत, ये सच है। ये पहला आम परिवार है जो उत्तर कोरिया का भ्रमण करके आया है। हमें पता है कि आपके दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे होंगे। इंटरनेट के बिना कैसे रहे होंगे, तस्वीरें कैसे खींच पाए, वगैरह वगैरह। हम आपके इन सभी सवालों के जवाब जरूर देंगे, पर पहले जानते हैं कि पूरा माजरा है क्या। 13 अप्रैल को इस परिवार ने बीजिंग से उत्तर कोरिया के दंगदोंग के लिए ट्रेन पकड़ी। ये है दंगदोंग की यालू नदी का नजारा। ये देखिए दंगदोंग से प्योंगयांग के सफर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। खेत, बिल्डिंग्स और ये किम जोंग सरकार के प्रोपेगेंडा बैनर्स। ये है किम सुंग द्वितीय का बैनर। इसमें आपको बैलगाड़ी और साइकिल के अलावा कोई और साधन नजर ही नहीं आएगा। इंडिया से आया ये परिवार ट्रेन से दंगदोंग पहुंचा। हर सामान बड़ी बारीकी से चेक हुआ। हिदायत दी गई कि प्लेटफॉर्म से बाहर जाने पर पाबंदी है। लिहाजा ये लोग 14 अप्रैल को दंगदोंग से प्योंगयांग के लिए रवाना हुए। ट्रेन के टीटी ने इनको उत्तर कोरिया के लोगों से दूर वाले कोच में बैठा दिया। 15 अप्रैल को ये प्योंगयांग घूमे।
याद कीजिए, ये वही दिन था जिस दिन उत्तर कोरिया में पूर्व राष्ट्रपति का 105वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। ये देखिए जश्न का नजारा। रास्ते में नवविवाहित जोड़े की तस्वीरें भी खींचना नहीं भूले। ये है वहां की मेट्रो स्टेशन में किम जोंग उन की तस्वीर, महिला ट्रैफिक पुलिस, और ये देखिए किस तरह लोग पूर्व उत्तर कोरियाई शासकों के नतमस्तक हो रहे हैं। रेस्टोरेंट पहुंचे, शाकाहारी खाना खाकर टीवी खोला तो सिर्फ किम जोंग उन ही नजर आए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये उत्तर कोरिया का सफर तो बड़ा आसान रहा। जी नहीं, 17 अप्रैल को जब इन्हें उत्तर कोरिया छोड़ना था तो उस दिन फ्लाइट्स रद्द हो गईं। पहले खराब मौसम कारण बताया गया, पर जब बाहर तेज धूप निकली हो तो कोई कैसे विश्वास कर सकता है। हालांकि भारतीय दूतावास मदद के लिए तुरंत पहुंच गया था। 11 घंटे बाद फ्लाइट ने उड़ान भी भर दी और ये परिवार सुरक्षित बीजिंग पहुंच गया। सागर गुप्ता, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। यकीन मानिए अगले आधे घंटे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। उत्तर कोरिया जैसा देश जिसका जब भी नाम जहन में आता है कहीं भी सुनने में, तो उसके साथ तमाम हथियार और साउथ कोरिया के साथ उसके क्लैशेस, अमेरिका का दखल और ना जाने क्या क्या, उस पूरे इलाके में एक अजीब सा हंगामा बरपा रहता है और उसी के ज़रिए वो हमेशा खबरों में रहते हैं। किम जोंग उन जो वहाँ के सुप्रीम कमांडर हैं, उनकी वजह से, उनके जो फैसले हैं उसकी वजह से वो पूरा मुल्क जो है दुनिया से एक तरह से कटा हुआ है। हमारे साथ विवेक पांडे साहब हैं और श्यामाक्षी हैं। विवेक और श्यामाक्षी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये कि नॉर्थ कोरिया का ख्याल आपको कैसे आया? जी, नॉर्थ कोरिया के बारे में हम लोग काफी सालों से पढ़ रहे थे, न्यूज में रिपोर्ट्स देख रहे थे, काफी किताबें पढ़ी उस बारे में। तो उस समय एक क्यूरियोसिटी जागी कि ये कैसा देश है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं और वहां की हवा में सांस लेना कैसा महसूस होगा, ये ख्याल हम लोगों के दिमाग में आया और फिर हमने 11 महीने पहले से प्लानिंग इसकी शुरू कर दी थी। एंड धीमे धीमे हमें ये रियलाइज हुआ कि अगर अभी नहीं जा पाए तो शायद पॉसिबली फिर से एक ख्याल दिमाग में आएगा नहीं, तो मन में ठान लिया और पहुंच गए नॉर्थ कोरिया। तो जो विवेक, पहले चीज ये भी जरा बता दीजिए हमारे दर्शकों कि आप दोनों करते क्या क्या है, और दूसरी चीज कि किसी क्या टूरिस्ट ग्रुप के साथ आप लोगों का जाना हुआ, कैसे वहां तक पहुंचे? जी, बेसिकली श्यामाक्षी और मैं दोनों बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। एंड इंडिया में ऐसा कोई टूर कंपनी नहीं है जो नॉर्थ कोरिया ले जाता है। चाइना में एक कंपनी है यंग पायनियर टूर्स, जो बेसिकली ये टूर अरेंज करता है। तो हमने उनको ईमेल किया और उन्होंने हमें सारी डिटेल्स बताए, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसका एक बड़ा लंबा चौड़ा पैम्पलेट भी दिया है हमको। हमारी तरफ से कई सवाल भी थे जो उन्होंने काफी हद तक आंसर किए। एंड उसके बाद से उन्होंने हमारे लिए टूर प्लान करके दिया, हमारे वीजा अरेंज करके दिए। एंड बीजिंग में वो हमसे मिले, हमें 1 घंटे तक मीटिंग में समझाया गया कि वहाँ किस तरह से बात करनी है, क्या किन चीजों की फोटो नहीं खींचनी है और किन चीजों की फोटो हम खींच सकते हैं परमिशन के साथ। सो बहुत सारी ओरिएंटेशन रहा। बहुत सारी लिमिटेशंस। जी हाँ, लिमिटेशंस काफी थी। ये लिमिटेशंस हमें बार बार बताई गई। सो टूर ऑपरेटर ने भी हमको ये लिमिटेशंस बताई थी। वहां पहुंच के भी हमारे टूर गाइड ने हमको साफ साफ बोला कि किसी भी मिलिट्री सोल्जर की फोटोग्राफ नहीं लेनी है, मिलिट्री चेक पॉइंट्स की फोटोग्राफ नहीं लेनी है। अगर आपको कुछ खराब दिखे, गरीबी दिखे या लोग अगर अच्छे कपड़े में ना दिख रहे तो हो उनकी तो फोटो नहीं मत खींचनी लीजिएगा, उनको खराब लगेगा। ठीक है। विवेक, श्यामाक्षी, आप दोनों के लिए ये सवाल है। हम बहुत श्योर नहीं, लेकिन एक आम सी बात ये कि आप शायद पहले ऐसे आम भारतीय हैं, आम इंडियंस हैं जिनका नॉर्थ कोरिया जाना हुआ एक सैलानी के तौर पर। वहाँ हिंदुस्तानियों को लेकर के आपकी जो लोगों से बातचीत हुई वो कैसी रही, उसका क्या एक्सपीरियंस है? इंडिया को लेकर वो क्या सोचते हैं? इंडिया को लेके वो जो नॉर्थ कोरियंस हैं वो इंडियन मूवीज देखते हैं। हमको ये बताया गया कि उनके टेलीविजन में कभी कभी जो बहुत पुरानी बॉलीवुड मूवीज है वो दिखाई जाती है। तो हम एक नॉर्थ कोरियन से मिले थे
जिन्हें कुछ मूवीज याद भी थी, कुछ राज कपूर की मूवीज थी। तो उन्होंने ये बताया कि इन मूवीज के साथ वो नॉर्थ कोरियंस अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आई मीन वो जो ओल्ड मूवीज हैं, तो हम जितने नॉर्थ कोरियंस को मिले वो सबसे पहले इंडिया बोल के बॉलीवुड ही बोले। चलिए, बॉलीवुड की धमक वहां भी है। मैं आता हूं श्यामाक्षी आपके पास भी, विवेक आपके पास भी। आपके चेहरे की मुस्कान, आपके चेहरे की खुशी ये बता रही कि आप लोग बहुत खुश हैं। नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क से घूम करके भी आए, बावजूद इसके आप खुश हैं। ये मुल्क के लिए भी खुशखबरी है और आपके लिए खुशी की बात तो बहरहाल है ही है। हमारे साथ सागर गुप्ता हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट तैयार की। सागर, ये ख्याल कैसे आया कि एक जोड़ा जो है वो नॉर्थ कोरिया होके आया है, और ये खबर कैसे आपने पिक की और आपको ये ख्याल आया कि क्यों ना इस पर एक आधे घंटे का शो किया जाए? अमूमन हुसैन जी, हम पत्रकार टाइमलाइन पे जाते हैं, ट्विटर टाइमलाइन पे, विदेश मंत्रालय की हो या सुषमा स्वराज जी की हो, गया उनके टाइमलाइन में कि आप सुषमा स्वराज को काफ़ी फॉलो करते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दिलचस्पी। तो उनकी टाइमलाइन पे विवेक पांडे जी का ट्वीट आया। ट्वीट में लिखा था थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। मैंने क्लिक किया, उनकी टाइमलाइन पे गया, उन्होंने ब्लॉग लिखा तो मुझे लगता है 4 ब्लॉग्स उन्होंने लिखे। सोचा कि एक ब्लॉग पढ़ लूंगा बस। जब उन्होंने इतने ब्लॉग में इतना सस्पेंस और थ्रिलर लिखा, मैंने दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, फिर मुझे लगा कि काफ़ी इंडियंस को, खासतौर से मुझे नहीं पता था कि नॉर्थ कोरिया में ये अच्छी चीजें भी हैं और इतनी बुरी चीजें भी हैं। इन्होंने बहुत ही मिक्स्ड, बुरी चीजें तो बहुत सारी थी, लेकिन ये अच्छी चीजें भी हैं। हाँ। एक खास वाक्य इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है हुसैन जी, कि जब हम जानते हैं कि अमेरिका और उत्तर कोरिया जानी दुश्मन है, इन्होंने अपनी कॉन्वर्सेशन में उत्तर कोरिया में धोखे से जिक्र कर दिया था कोका कोला का, जो कि हम जानते हैं अमेरिका में प्रोड्यूस होता है। तो इन्होंने बोला गया कि नहीं साहब, आप कोका कोला मत पीजिए, आप कोरिया की एक ये सॉफ्ट ड्रिंक है वो पीजिए। तो ये देखिए कि खाने पर भी कितनी पॉलिटिक्स वहां होती है, ये उनके ब्लॉग से झलका था। विवेक और श्यामाक्षी, कुछ और चीजें वहां की जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि दुनिया जानती है इस बात को कि हमारा मुल्क जो है वो विभाजन के खिलाफ रहा। कोरिया जब 2 टुकड़ों में बटा तो हिंदुस्तान उसके खिलाफ था। उसको लेकर के कुछ बातें आपको लोगों की सुनने को मिली, कुछ इस तरह का एहसास आपको हुआ वहां कि वो इंडियंस को लेकर के बहुत अच्छी फिक्र नहीं रखते हैं? इंडियंस के बारे में ज्यादा वो लोग नहीं जानते हैं। बॉलीवुड, जैसा कि श्यामाक्षी ने बताया, बॉलीवुड से वो लोग काफी प्रेरित हैं। दूसरी चीज, इंडियंस के साथ वो अपने आप को काफी हद तक रिलेट करते हैं, क्योंकि 15 अगस्त को वो भी आजाद हुए थे, 15 अगस्त को भारत भी आजाद हुआ था। उस मामले में कई ऐसी चीजें हैं जहां पे वो ऐसा मानते हैं कि इंडिया हमारे जैसा ही है। इंडिया के साथ भी ऐसे कई हालात आए जिसकी वजह से इंडिया कई कंट्रीज में बुरा बना है और अच्छा भी रहा है। और पार्टीशन को लेके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। हम जब कोरिया में पहली बार एंटर हुए एंड हमारे गाइड्स हमको मिले, तो उन्होंने हमको फॉर्मली वेलकम किया और उन्होंने बताया कि कोरिया का पूरा पॉपुलेशन 70 मिलियन है, जिसमें से 40 मिलियन साउथ में रहते हैं, 20 मिलियन नॉर्थ में रहते हैं और 10 मिलियन बाकी के देशों में काम करते हैं। उनके लिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 2 अलग कंट्रीज नहीं हैं, उनके लिए सिर्फ एक कोरिया है। आज भी वो साउथ कोरियंस को अपने जैसा ही मानते हैं और कोरिया का पॉपुलेशन वो नॉर्थ और साउथ को एक जैसा बताते हैं। ठीक है विवेक, यहाँ जरा सा क्लियर कीजिए, ये सिर्फ गाइड का ये नजरिया है या एक आम नॉर्थ कोरियन का भी यही व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू? हमारा आम नॉर्थ कोरियन से इंटरेक्शन बहुत ही कम था, वो बात तो मैं कहना चाहूंगा। हमको जो दिखाया गया वही हमने देखा, बट वहां का माहौल देख के मुझे ये लगा कि लोगों में बहुत यूनिटी है। मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से अगर गाइड ये सोचता है तो मुझे लगता है बाकी की आम जनता भी यही सोचती है। ठीक है श्यामाक्षी, आप मुझे जरा बताएं हमारे दर्शकों को, ये फैसला नॉर्थ कोरिया जाने का सिर्फ विवेक का था या आप भी इसमें शामिल थी? क्योंकि भाई आप कहती कि अरे आप कहाँ लेके जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड लेके चलिए, किसी और खूबसूरत मुल्क के लेकर चलिए, एक ऐसा मुल्क जो परमाणु बमों के लिए जाना जाता है, दुनिया भर में एक रहस्यमयी सीक्रेट कंट्री के तौर पर मशहूर है। ये ख्याल किसके जहन का पहला था? जहन में तो सबसे पहले विवेक के ही था।
बट वो कीड़ा धीरे धीरे मेरे में भी स्प्रेड हुआ। अच्छा। मुझे लगता है शायद 2-3 साल से विवेक को नॉर्थ कोरिया के बारे में, उसके न्यूज और ये सब फॉलो करते करते मैं भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो गई, और फिर मुझ में भी वो क्यूरियोसिटी आ गया कि हाँ ये कंट्री में जाना चाहिए। तो फाइनली जब हम दोनों अग्री किए तब हमने डिसाइड किया कि चलो जाना चाहिए। तो ये म्यूचुअल डिसीजन था। चलिए, अच्छी बात है। तो आम तौर से जब आप कहीं जाते हैं, जिस तरीके से घूमते हैं, जो एंजॉय, जो खुशी आप पाते हैं घूमने में, जाहिर सी बात है घूमने का मकसद ही ये होता है कि हम थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगी, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट होगा और खुशी मिलेगी। क्या वो सारी चीजें उसी परसेंटेज में वहां आपको हासिल हुई? तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। अब हम कहीं भी जाते हैं तो खुद से प्लान करते हैं, खुद से ही यहाँ जाना है, आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, आज हम ग्रुप टूर भी कभी नहीं लेते, हम खुद से ही सब प्लान करते हैं। तो उस हिसाब से ये वाला एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक था, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम कोई ऐसे टूर में गए थे, कोई गाइड है हमारे साथ जो हमें बोलेगा कि आज हमें यहाँ जाना है, आज यहाँ जाना है। एंड काफी रिलैक्स्ड रहा, क्योंकि अलंकृत को भी संभालने के लिए एक गाइड हमेशा था। अच्छा, बहुत वो अच्छी बात हमेशा है। अलंकृत का ख्याल रखता था। तो जनरली ऐसे वेकेशन में ऐसा होता नहीं है। तो काफी रिलैक्स भी था। एंड चलिए, रिलैक्स के बाद एक मुश्किल भी आई थी आपके सामने। मैं एक रिपोर्ट जरा दर्शकों को दिखाऊं, फिर उस मुश्किल के बारे में भी आपसे पूछूंगा। और एक बड़ी मुश्किल ये कि आप अपनी वीडियोस नहीं बना सकी, सिर्फ स्टिल पिक्चर्स ही आप वहां से लेके आई, लौटी हैं। तो जो यादें हैं, जो मेमोरीज हैं, उनकी शक्ल सिर्फ स्टिल इमेजेस के तौर पर आपके पास इस वक्त है। मैं आता हूं आपके पास, श्यामाक्षी और विवेक, एक रिपोर्ट जरा दर्शकों को दिखाते हैं। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो दुनिया भर में विवादास्पद मुल्कों की लिस्ट में शुमार है। दुनिया से बिल्कुल अलग थलग। वहां ना तो इंटरनेट के इस्तेमाल की इतनी आज़ादी है जितनी इजाज़त आपको अपने देश में है। ऐसी बहुत सारी पाबंदियां वहां पर है। बहुत अजीब व गरीब सा एक मुल्क है ये। एक खास रिपोर्ट देखिए, फिर बातचीत और आगे बढ़ाते हैं। And launched more than 20 ballistic missiles. Detonated atop their steel towers on the 7th and 25th of May. And the first... Is there anyone that believes that North Korea would agree to a ban on nuclear weapons? क्यों है उत्तर कोरिया दुनिया भर में बदनाम? उत्तर कोरिया क्यों है दुनिया से जुदा? कोई क्यों नहीं जाना चाहता उंगजोंग की धरती पर? दुनिया का सबसे रहस्यमयी देश उत्तर कोरिया। रहस्य की इस दुनिया के हिस्से में चलिए आज झांकते हैं। 22 साल की योमनी पार्क उत्तर कोरिया से आजाद होकर आई हैं। सुनिए इस दर्द को और सोचिए उत्तर कोरिया में रह रहे उन 2.5 करोड़ लोगों का क्या होता होगा। When I was crossing the Gobi Desert, scared of dying, I thought nobody in this world cared. It seemed that only the stars were with me. But you have listened to my story. उत्तर कोरिया में केवल 3 टीवी चैनल्स हैं और ये तीनों चैनल्स सरकार खुद चलाती है। उत्तर कोरिया में एक व्यक्ति की सजा 3 पीढ़ियों तक चलती है। आपके अपराध की सजा सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके दादा दादी, माता पिता और आपके बच्चों को भी मिलेगी। एप्पल, सोनी और माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स उत्तर कोरिया में बैन हैं। सभी को सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त हेयर स्टाइल ही अपनानी होती है। सरकार ने सिर्फ 28 हेयर स्टाइल्स को मान्यता दी है। हेयर स्टाइल्स का बाकायदा एक कानून है जो 2013 में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उंग ने पारित किया था। किम जोंग उंग जैसी हेयर स्टाइल रखना बैन है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में रहने के लिए सरकार की इजाजत लेनी होती है। केवल प्रतिष्ठित और अमीर लोगों को ही प्योंगयांग में रहने की इजाजत है। बाइबल रखना गैर कानूनी है क्योंकि उत्तर कोरिया बाइबल को पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक मानता है। बाइबल बांटने के अपराध में एक ईसाई महिला को फांसी दी जा चुकी है। पिछले साल किम जोंग उंग के सामने सोने के अपराध में उप प्रधानमंत्री को गोलियों से मार दिया गया था। उत्तर कोरिया संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सैंक्शंस को नहीं मानता है, चाहे मिसाइल या परमाणु परीक्षण हो या मानवाधिकार उल्लंघन। लगातार उत्तर कोरिया परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, तो सवाल ये है कि कौन रोकेगा उत्तर कोरिया को? उत्तर कोरिया के मित्र देश रूस और चीन क्यों नहीं करते इसकी पैरवी? सागर गुप्ता, न्यूज वर्ल्ड इंडिया।
तो सोचिए, आपकी एक ऐसा मुल्क जहां के सुप्रीम कमांडर के जैसे आप बाल में हेयर कट नहीं करवा सकते। कम से कम आप अगर हिंदुस्तान में हैं तो आप जैसे चाहें वैसे बाल रखिए, जो कुछ कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, पूरी आज़ादी आपको है। विवेक, श्यामाक्षी, रिपोर्ट भी मुझे उम्मीद है आपने देखी होगी, ये जो हमने भी इस वक्त दिखाई है। अब जरा उस मुश्किल के बारे में बताइए जिस मुश्किल में आप लोग फंस गए थे। उसके बाद हमारी सुषमा स्वराज विदेश मंत्री जो हैं उन्होंने आपकी मदद की। जी, 17 तारीख को 8:30 बजे की हमारी फ्लाइट थी। हम लोग टाइम पे पहुंच गए। इमिग्रेशन चेक करने के बाद हम लोग गेट तक पहुंचे तो देखा फ्लाइट तैयार थी, इंजन्स ऑन थे एंड बस बोर्ड करना बाकी था। अचानक से अनाउंसमेंट हुआ कि फ्लाइट डिले हो गई है। ये नहीं बताया गया कि फ्लाइट कब उड़ेगी, और उसके बाद प्लेन के इंजन्स भी बंद कर दिए गए और सारा क्रू नीचे उतर आया और वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद हमें कुछ ऑफिशियल्स ने बताया कि वेदर खराब है, इसकी वजह से फ्लाइट नहीं टेक ऑफ कर पा रही है, सो थोड़ा देर लगेगा। हमें लगा नॉर्मल है, पॉसिबली जब बादल छंट जाएंगे तो फ्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी। लेकिन इस बात को 4 घंटे बीत गए एंड धूप निकल आई और फ्लाइट नहीं टेक ऑफ हुई। हमने ये भी नोटिस किया कि हम गेट के पास सिर्फ 40-50 लोग थे एंड बाद में हमको पता चला कि हमारे एंटर होने के बाद एयरपोर्ट ने इमिग्रेशन भी बंद कर दिया था और एयर कोरियो ने चेक इन भी बंद कर दिया था। शायद बाकी के लोग अपने होटल चले गए होंगे या कहीं और चले गए होंगे, बट हम जो 40-50 लोग थे वो एयरपोर्ट में फंस गए। हमारे साथ काफी जर्नलिस्ट थे जिनके पास इंटरनेट अवेलेबल था, उनके पास मोबाइल फोन। वजह नहीं समझ में आई सर अभी तक इसमें। वजह अभी तक समझ नहीं आई। वो लोग यही बोलते रहे कि वेदर खराब है, लेकिन वेदर साफ था। एंड ऐसे देश में बहस करना भी थोड़ा लगता है कि थोड़ा बच के ही रहा जाए, तो हमने ज्यादा उनको पूछा भी नहीं कि वेदर तो ठीक है, आप ठीक है। श्यामाक्षी, अलंकृत वहां पर कैसे एंजॉय कर रहे थे? वो खुश थे कि वहां की पाबंदियों से वो परेशान हो रहे थे? नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। उनको पूरे एयरपोर्ट पे वो खेलता रहा पूरे टाइम, और उसके टॉयज एंड उसका खाना पीने का तो हमेशा साथ में रहता ही है, तो उसे सच कोई दिक्कत नहीं हुई। एंड वो अपने टाइम से दोपहर को सो गया, और आई मीन सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसको, और इतना स्पेस था तो आराम से खेलता रहा। चलिए, ये इंसान के चरित्र का एक हिस्सा है कि जो चीज जितनी रहस्यमयी होती है उसको जानने की इच्छा उसकी उतनी प्रबल, उतनी मजबूत होती है, और विवेक को यही चीज जो है नॉर्थ कोरिया तक लेके गई है। और शायद यही वजह है कि सागर गुप्ता जो हमारे सहयोगी, उन्होंने ये स्पेशल शो जो है वो तैयार किया है। सागर, तो इस टूर के बाद, विवेक और श्यामाक्षी के इस टूर के बाद, अब आप भी चाहेंगे कि आप नॉर्थ कोरिया का सफर करके आए? नहीं, सोच तो रहा हूं, पर मुझे लगता है ये सवाल विवेक से पूछना चाहिए कि क्या वो जाना चाहिए। आखिर में लूंगा उनसे। हाँ, मैं ये दरअसल ये एक पॉइंट रखना चाह रहा था कि नॉर्थ कोरिया या उत्तर कोरिया कोई ये ऑफिशियल नाम नहीं है। वो अपने आप को और देश दुनिया में वो कहते हैं डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। डेमोक्रेसी है नहीं, पीपल्स हम जानते हैं क्या, रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ स्टेट, आपका लोगों द्वारा चुना होना चाहिए। जो रूलिंग पार्टी है वहां पे, वर्कर्स पार्टी, वो एक ही पार्टी है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। नाम के लिए 2 पार्टी बनाई गई हैं, शोंदू शोलू पार्टी और आपकी कोरियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। तो कुल मिला के ये है कि डेमोक्रेसी नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, तो ऐसे देश में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। और एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूँगा, आज ही क्योंकि ये रिपोर्ट आई है और हमने भी चलाई है एसोसिएटेड प्रेस से, कि आज ही पेट्रोल और डीजल के दाम वहां पे दुगने कर दिए गए हैं। 835 लीटर तेल बिकता था, अब वो 2300 में बिक रहा है। तो ये अब क्यों हुआ है? ये जो फ्यूल की एकदम से कमी आ गई है, इसके पीछे क्या रणनीति है? तो थोड़ा ये भी खतरे की घंटी तो है। वहाँ की रणनीतियां हैं, वो एक अलग का विषय है, हम उस पर किसी और वक्त बात कर लेंगे। लेकिन ये अच्छी चीजें जिसका आपने जिक्र किया। श्यामाक्षी और विवेक, एक चीज तो ये कि आपकी टूर में और किस किस मुल्क के लोग थे? एक्चुअली हमारे साथ अलंकृत था, सो हमारे जो टूर ऑपरेटर हैं उन्होंने हमको कहा कि अगर आप ग्रुप में जाएंगे तो बाकी लोगों को तकलीफ हो सकती है। सो हम एक सेपरेट इंडिविजुअल टूर में गए थे। सो ग्रुप में सिर्फ हम 3 थे और हमारे साथ 3 और लोग थे जो हमारे गाइड थे। ठीक है, और वो सब नॉर्थ कोरियन थे?
हाँ, वो तीनों नॉर्थ कोरियन थे। ठीक है, अब वही आखिरी सवाल, एक क्या आप दोबारा फिर जाना चाहेंगे नॉर्थ कोरिया? देखिए, नॉर्थ कोरिया की तरफ क्यूरियोसिटी बहुत थी। ये क्यूरियोसिटी हम लोगों की पूरी तरह संतुष्ट हो गई है। सो आई डोंट थिंक कि हम लोग फिर से जाना चाहेंगे, बट मैं ये कहूंगा कि अगर जिसको नॉर्थ कोरिया देखने की इच्छा है उसे जरूर एक बार जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक और श्यामाक्षी, आप लोगों ने एक अमेजिंग एक्सपीरियंस किया है, एक अलग तरह का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सागर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो का हिस्सा बने, आपने ये शो तैयार किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के नक्शे पर है लेकिन दुनिया से बिल्कुल अलग थलग कटा हुआ, आप आमतौर से नहीं सुनेंगे कि कोई वहां घूमने के पर्पज से गया, लेकिन ऐसे लोग हैं श्यामाक्षी और विवेक जैसे जिन्होंने ये फैसला किया कि वो नॉर्थ कोरिया जाना चाहते हैं और उन्होंने हिंदुस्तान में बैठे बैठे आपको भी नॉर्थ कोरिया का सफर करवा दिया है। नमस्कार।